जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं आपके लिए और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आती है, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, आज के हम लोग इस लेक्चर में, है ना, ब्रज गुणन विधि से हल सीख रहे थे और प्रश्नावली 3.5 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, जिसका आज हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो चैप्टर नंबर 3.5 है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक, है ना, मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग पिछले वाले लेक्चर में, है ना, बिल्कुल बखूबी उसको हल किया था। आज का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ना, जिसका थ्योरी हम पहले आपको इसके बहुत सारे पहले वाले लेक्चर में इसका थ्योरी मैं दे रखा हूं। क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशन आपको बताए हैं। एक आपका अद्वितीय हल का कंडीशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका अद्वितीय हल, ठीक है। तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, कि यदि a1 बटा a2, है ना, नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 होगा, तो उस कंडीशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और एक होता है अनेक हल। एक आपका क्या होता है, अनेक हल। तो अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। जब ये कंडीशन होता है तो इसको हम लोग अनेक हल कहते हैं, है ना। इस कंडीशन में अनेक हल होता है और कोई हल नहीं होता है। एक तीसरा जो कंडीशन है वो आपका कोई हल नहीं होने का। तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या है कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, तो ये आपका 2 से 3 कंडीशन है प्यारे बच्चों, जिसको यदि ध्यान में रखेंगे, है ना, ध्यान में रख करके इन सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो सामने आपका क्वेश्चन एक है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब बताइए, अनेक हल होने के लिए कंडीशन हमने क्या बताया है कि a1 बटा a2 बराबर होगा किसके, b1 बटा b2 के, और बराबर होगा c1 बटा c2 के, है ना। तो आइए इसका सहारा लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने दो समीकरण दिया हुआ है। एक समीकरण आपका है 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण आपका ये है, क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस। सबसे पहले हम लोग गुणांक लिख लेते हैं। गुणांक क्या होता है ना, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, इसी को तो गुणांक कहते हैं ना। तो a1 किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो इसको आइए हम लोग पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले गुणांक लिख लेते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 पहले समीकरण में x के गुणांक को प्यारे बच्चों a1 बोला जाता है। तो a1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, है ना, और उसी तरह से c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे समीकरण में a2 जो होगा x का गुणांक, तो a2 आपका हो जाएगा a माइनस बी, देख रहे हैं। और b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा आपका a प्लस बी, और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा आपका, देखिए c2 आपका ये है, क्या है, 3a प्लस b और माइनस का क्या है, 2 है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन में और क्या दे रखा है कि जो मेरा दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है, कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि क्वेश्चन में ये दे रखा है, कह रखा है क्वेश्चन में कि इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से जब अनेक हल है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख दे रखा है कि दत्त समीकरण युग्म का दत्त
समीकरण युग्म का अनेक हल है। ये क्वेश्चन में क्या रखा है, तो कि दत्त समीकरण का क्या है, अनेक हल है। दत्त मैंने दिया गया समीकरण युग्म, इसका अनेक हल है। तो अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, अनेक हल होने के लिए कंडीशन होता है तीनों रेशियो बराबर, यानी कि a1 बटा a2 आपका बराबर होगा किसके, b1 बटा b2 के, और ये बराबर होगा किसके, c1 बटा c2 के, है ना। ये आपका होता है। अब a1 बटा a2, अब सबका मान यहाँ पे रख देना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका मान रख दीजिए। तो a1 का वैल्यू क्या है प्यार बच्चों, 2 है ना। इसको 2 बटा a2 का वैल्यू क्या आया है, 2 बटा a माइनस b लिख सकते हैं, है ना। और b1 का वैल्यू क्या है 3, और b2 का वैल्यू अपना क्या है a प्लस b, ठीक है। और c1 का वैल्यू क्या है 7, और c2 का वैल्यू क्या है 3a प्लस का b और माइनस का 2। ये हम अपना, ये आपका किसका वैल्यू है, c1 और c2 का वैल्यू है। अब देखिए तीनों आपस में बराबर है ना। और यहां से क्या रखा है क्वेश्चन में कि a और b का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन में ये देख रखा है कि a और b का किन मानों के लिए, यानी कि यहां से a और b का मान निकालना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि तीनों मतलब रेशियो जो है बराबर है, तो बारी बारी से दो दो रेशियो को हम लोग बराबर करेंगे, है ना। सबसे पहले ये दोनों को बराबर करके हम लोग एक समीकरण तैयार करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 बटा a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बटा a प्लस बी। इसको क्रॉस गुना कर देते हैं प्यारे बच्चों। 3 में a माइनस बी से गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 3a माइनस 3b हो जाएगा, और उसी तरह से 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब यहां से 2a माइनस 2b को इस तरफ उठा करके लेके आइए, है ना। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3a माइनस का 3b और माइनस का 2a और माइनस का 2b इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। अब 3a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, है ना। 3a में से 2 और 3b और माइनस 2b, माइनस का क्या हो जाएगा 5b, और ये बराबर में आपका 0 हो गया। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, है ना। हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 मान लिए, तो चलिए इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, है ना। जब ऊपर में 1 2 मान ली तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। उसी तरह से ये दोनों को जब मैंने बराबर किया तो एक समीकरण आ गया। अब चाहे तो इसको और इसको बराबर कर दीजिए, चाहे तो इसको और इसको बराबर कर दीजिए, है ना, क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर ही है, ठीक है। तो किसी एक को तो बराबर करना ही होगा। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसका हम लोग जरूरी नहीं था, है ना। अब हमको यहाँ पे काम करते हैं, तो किसी एक को बराबर करते, चलिए पहला वाला a1 बटा a2 और c1 बटा c2 को बराबर करते हैं, यानी कि फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 बटा a माइनस बी इज इक्वल टू 7 बटा 3a प्लस b और माइनस का क्या होगा 2। पुनः यहाँ पे वही काम करेंगे, क्या क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए तो क्या हो जाएगा 7a माइनस 7b, 7 से दोनों में गुना हो गया, उसी तरह से 2 से पूरे टर्म में गुना हो जाएगा। तो 2 3 जा 6a और प्लस में 2b और माइनस का 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये दोनों टर्म को इस तरफ उठा के लेके आ जाइए, ठीक है। ये दोनों टर्म को आपको इस तरफ उठा के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो थोड़ा क्या बचेगा 7a माइनस 7b, और पूरा को ही उठा करके लेके आ जाइए, माइनस 6a माइनस 2b और प्लस का क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से थोड़ा देखिए 7a में से 6a बचेगा, घटेगा तो ये बचेगा, और 7b और 2b माइनस का क्या हो जाएगा 9b और प्लस का क्या हो जाएगा 4, और ये बराबर में 0। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि ऊपर में 1 और 2 इसको मान चुके हैं और नहीं मानना है तो छोड़िए, हटाइए, है ना। इसी को समीकरण हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। चलिए तो ये अपना क्या हो गया, अब आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया, है ना। ये एक तरह से इक्वेशन। अब इसको क्या करना, a और b का मान निकालना। तो चूंकि ब्रजगुणन विधि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे, इसको हम लोग ब्रजगुणन विधि से ही हल करेंगे।
तो इसको यहाँ पे तो जगह तो बचा नहीं, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज पे जाने के लिए समीकरण को लेकर के चलेंगे। तो समीकरण है a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मेरा दूसरा समीकरण क्या है, a माइनस 9b प्लस 4, है ना, है दूसरा समीकरण है a माइनस 9b और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 है। इसको समीकरण 1 माना गया, इसको समीकरण क्या माना गया है, 2। और अचर पद, इसमें अचर पद तो ओवरऑल देखा जाए प्यारे बच्चों तो अचर पद तो इसमें है ही नहीं, तो पहले वाले समीकरण में अचर पद 0 हो गया। अब यहां से हमको a और b का मान निकालना, जैसे कि इस पहले वाले कल वाले लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में x और y का मान निकालते थे, यहाँ पे हम a और b का मान निकालेंगे। तो a और b का मान निकालने के लिए आपको पता होगा, मैंने कल बताया था पिछले क्लास में, यहाँ पे a लिखते हैं और बटा, और यहाँ पे माइनस का b लिखेंगे, फिर बटा, और यहाँ पे अचर पद में 1 लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक को a का नीचे में लिखने के लिए a को हमको ढकना होता है, a के गुना को क्या करना होता है, ढकना होता है, और b और अचर पद को गुना करना होता है। तो यहाँ पे -5 और क्या है, 4 है, यानी कि लिखेंगे -5 इंटू 4, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर देखिए, फिर ऐसे गुना होता है, तो यहाँ पे अचर पद तो 0 है प्यार बच्चों, यहाँ पे अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद नहीं है, तो ओवरऑल लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 9 इंटू आप 0 लिख सकते हैं, ये अचर पद तो उसका है ही नहीं। उसी तरह से माइनस b को नीचे लिखने के लिए इसको ढकना पड़ेगा, पूरा का पूरा इसको क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, तो बचेगा a4, है ना। तो a का गुणांक 1 है, 1 इंटू 4, और माइनस में, है ना, माइनस में क्या करना पड़ेगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, b को ढक रहा है ना, तो यहाँ पे फिर से अक्षर पद इसका भी नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 0, ठीक है। 1 के लिए, तो 1 के लिए आपको अक्षर पद को ढकना पड़ेगा, तो उसके लिए बचेगा, बनेगा क्या बनेगा, 1 इंटू माइनस का 9 बनेगा, ठीक है, और माइनस का फॉर्मूला है, और इधर में बनेगा 1 इंटू -5, 1 इंटू माइनस का 5। अब इसको हम लोग हल करके a और b का मान निकाल सकते हैं। आइए देखिए क्या आता है, a बटा, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ये 5 का 20 माइनस का 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस b बटा, ये 4 है कम 4, ये भी 0 हो गया, बटा में 4 बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 बटा, ये थोड़ा देखिए माइनस का 9 हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, है ना। तो ओवरऑल एक यहां से a और b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एक बार इसको और इसको बराबर कर देंगे, है ना। तो a बटा -20 बराबर, उधर से 1 बटा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस 1 कट गया, ये 4 पचे 20 कट गया, या फिर इसको ऐसे नहीं करना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे क्या लिख सकते हैं, a बटा माइनस का 20 बराबर, है ना, 1 बटा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्रॉस गुना कर देंगे, तो 4a इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा 4, यानी कि कितना बार में कटेगा, 5 बार में, इसीलिए a बराबर अपना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे b का वैल्यू निकलेगा -b बटा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस गुना कर दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि माइनस, क्रॉस गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका ओवरऑल b इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि अतः यहां से लिख सकते हैं कि a बराबर आपका क्या हो गया, 4 हो गया, और b बराबर कितना हो गया, 1 आपका आंसर हो गया, है ना। तो यही तो ब्रजगुणन विधि हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे, ब्रजगुणन विधि प्यारे बच्चों यही था, ठीक है, जो कि हम लोग इसको हाफ पार्ट सॉल्यूशन यहाँ पे किए, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है। तो आंसर कितना है आपका प्यारे बच्चों, आंसर आ गया a बराबर 4 और b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, a बराबर 4 और b बराबर 1।
यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कुछ, है ना। यहाँ पे a बराबर 4 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 5 20 कटा तो 5 हो जाएगा ना, है ना। तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ से कितना बराबर 5 और में कटा ना, तो a बराबर 5 और b बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह है। इसमें क्या करा है, हाँ एक चीज इसमें ध्यान देना क्या जरूरी है प्यारे बच्चों, ध्यान देने की ये चीज है कि ये आपको याद रख के चलना पड़ेगा कि अद्वितीय हल कब होता है, अनेक हल कब होता है और कोई हल नहीं कब होता है। क्योंकि इसी कंडीशन का सहारा लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किए, हल किए। तो आइए अगले क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन है थोड़ा देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। यहाँ पे कोई हल नहीं होने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, है ना। और हल लिख के सबसे पहले कोफिशिएंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लीजिए। a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और b1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और c1 बराबर भी क्या है 1 है, क्योंकि y का गुणांक तो 1 है ना यहाँ पे। उसी तरह से a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a2 का वैल्यू है, थोड़ा देखिएगा, a2 का वैल्यू x का गुणांक यानी कि 2k और -1 है, ठीक है। उसी तरह से b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा k और -1। और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c2 का वैल्यू हो जाएगा 2k + 1। अब यहाँ पे कह रहा है कोई हल नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि दत्त समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए अभी हमने कंडीशन बताया है। कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, देखिए तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, है ना। देखिए कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2, है ना। और मान किसका निकालना प्यार बच्चों, k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, k का मान। तो आइए थोड़ा यहाँ पे a1/a2, a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू अपना है 3, ठीक है। a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू है 2k -1 है ना। और बराबर b1/b2, b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू है 1 और b2 का वैल्यू कितना है k -1, है ना। तो हमको इतना ही को हल कर देने से k का मान मिल जाएगा। हालांकि c1/c2 को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन k का मान निकालना तो हम लोग को यहां से ही हल कर देंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या होगा 3k - 3 और 3k - 3 और 2k -1 में 1 से गुना करेंगे तो 2k -1 ही होगा, 2k -1 ही होगा, है ना। अब देखिए सजातीय टर्म को एक तरफ कर दीजिए, 2k को इधर ले लाइए, तो 3k और -2k बराबर -1 और 3 को उस तरफ कर दीजिए, तो क्या बचेगा ओवरऑल, 3k में से 2k जाएगा तो क्या बचेगा k बराबर, और 3 में से बन जाएगा 2, यानी कि लिखेंगे आता है k बराबर 2 के लिए, k बराबर 2 के लिए दत्त यानी दिया गया, दत्त मतलब होता है दिया गया, दत्त रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। k बराबर 2 के लिए दत्त रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, है ना। तो एकदम बिल्कुल इस तरह का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना। और कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको 2 नंबर में भी कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। चलिए तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को
प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए, दोनों विधि से हल करना है और आपको ये बताना है कि किस विधि से आपको अच्छा लगा, उपयुक्त लगा। तो आइए हम लोग इसको दोनों विधि से हल करते हैं, है ना। प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे और हम लोग ब्रजगुणन विधि से भी हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तब प्रतिस्थापन विधि हमने आप लोग को क्या सिखाया है, प्रतिस्थापन विधि में हम आप लोग को बताया है कि किसी एक समीकरण से चलना है और वहां से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे, यही ना सीखा है आप लोग को। तो हम लोग चलते हैं, तो यहां से आप चाहे तो समीकरण 1 से चलिए, चाहे तो समीकरण 2 से चलिए, है ना। किसी एक समीकरण से चलते हैं, है ना। तो चलिए साहब समीकरण 1, समीकरण 2 से चलिए, क्योंकि समीकरण 2 थोड़ा आसान लग रहा है देखने में। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, 3x प्लस 2y ये बराबर 4 है ना। यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर 4 माइनस का क्या हो जाएगा 2y, 2y को उस तरफ कर दिए। तो यहां से देखिए तो थोड़ा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 4 माइनस और 2y बटा क्या आ गया 3 आ गया। 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से जो x का जो मान आया है, अब उसको चूंकि समीकरण 2 से चले तो समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो यहां पे लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अपना समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 8x प्लस 5y और बराबर में क्या है 9 है, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसानी से इसको हल करते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के पर बच्चों इसको हम लोग आसानी से हल करते हैं। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। हाँ चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 में x का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 मेरा 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है और x का मान कितना है 4 माइनस 2y 3, तो रख दीजिए 8 इंटू 4y माइनस 4y माइनस सॉरी 4 माइनस 2i बटा 3 और ये आपका इंटू हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा 5y, ठीक है, बराबर में क्या हो गया 9। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 से तो 8 कटेगा नहीं, तो 8 से गुना कर देंगे, 8 में गुना कर देंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा और 8 दुना 16y हो जाएगा और बटा में 3 और प्लस का 5y बराबर में 9, ठीक है। इसको भीन के जोड़ कर दिए प्यारे, 3 यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस का 16y, है ना, और पचतिया 15y और बराबर में क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 32 और 16y में से 15y जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे भिन्न के जोड़ करें, इसके नीचे एक छुपा था, ठीक है। तो 16y में से 15y जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का y और बराबर में 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। देखते जाइए प्यारे बच्चों, माइनस का y 32 जाएगा 27 माइनस का 32 माइनस y माइनस का 5 माइनस हो गया बराबर y बराबर अपना क्या मिल गया 5 मिल गया। यहां से तो y का वैल्यू आ गया, है ना, y का वैल्यू आ गया तो हमको x का मान को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो निकल जाएगा x का मान, कैसे निकलेगा, किसी एक समीकरण से चले हैं तो आराम से हम y का मान किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। y बराबर 5 जो आया है ना, मेरा y बराबर जो 5 आया है ये वाला, ठीक है, वो किसी एक समीकरण में रख देते हैं, है ना। तो y बराबर कितना आया है, y बराबर 5 आया है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं,
y का मान कहीं पे भी रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों? समीकरण 1 है 8x प्लस 5y बराबर 9। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, है ना। और मेरा x का मान कितना आया है? 5, सॉरी y का मान कितना है? 5 आया है। ठीक है, तो 8x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 9, है ना। देखिए तो 8x प्लस 25 बराबर 9। तो यहां से देखिए तो क्या आ जाएगा? 8x बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 25। ठीक है, तो 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 16, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 16 बटा 8। 8 दूनी 16, है ना। तो आता है x बराबर क्या हो गया? माइनस का 2। तो यहां लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर माइनस का 2 और y बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। तो ये प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि था। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, क्या हो जाता है? हाँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको ब्रजगुणन विधि से भी हल करना है ना। इसको किस विधि से हल करना है? इसको ब्रजगुणन विधि से भी हल करिए। तो आइए इसको ब्रजगुणन विधि से भी हल करते हैं। ये आपको प्रतिस्थापन विधि से, और चाहे ब्रजगुणन विधि से हल करिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, दोनों ही विधि से आपका आंसर जो है सेम आने वाला है। ठीक है, तो आइए इसको ब्रजगुणन विधि से भी देखते हैं। तो ब्रजगुणन विधि से हल करने से पहले अपने समीकरण को, है ना, ब्रजगुणन विधि में क्या ध्यान में रखना है? समीकरण के दाएं पक्ष को 0 करना होता है, यानी सब बराबर को उस तरफ लेकर के चले जाइए। तो समीकरण मेरा क्या था? 8x प्लस 5y बराबर 9। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या समीकरण बनेगा? 8x और प्लस का 5y, है ना, प्लस का 5y और 9 इधर आ जाएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से दूसरा समीकरण क्या है? 3x और प्लस का 2y, है ना, प्लस का 2y और 4 को इस तरफ करेंगे तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्यारा बच्चों, ब्रजगुणन विधि से थोड़ा ध्यान से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रजगुणन विधि से। उसके लिए क्या करना होता है? एक जगह पे x लिखना होता है, एक जगह पे माइनस का y लिखना होता है और एक जगह पे 1 लिखना होता है। ठीक है, थोड़ा जगह का कमी है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, प्यारे बच्चों आसानी से बनेगा, है ना। x के नीचे जो लिखना होता है वो x वाला कंपोनेंट को ढकने के बाद जो बचेगा उसमें क्रॉस गुना करते हैं, नहीं, और क्रॉस जो गुना होता है वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया? 5 इंटू माइनस का 4, है ना, और बीच में फॉर्मूला के अनुसार बीच में आपका माइनस हो जाएगा, फिर इधर गुना होगा, है ना। तो आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 9 हो जाएगा, देख रहे हैं, और ये बराबर हो गया। फिर माइनस वाई, फिर y के नीचे जो लिखना है उसको y को हमको ढक लेना पड़ेगा और फिर तिरछे तिरछे गुना करना पड़ेगा, यानी y को ढकने के बाद क्या बचा? 8 इंटू माइनस का 4, और माइनस में फिर ढकेंगे तो 3 इंटू माइनस का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और नीचे में 1 के नीचे क्या हो जाएगा? 1 के नीचे अब अचर पद को ढकिए, तो अचर पद को ढकने के बाद क्या बचेगा? 8 इंटू 2 और इधर से 3 इंटू 5, देख रहे हैं। अब एकदम आपको क्या करना है? इसको हल कर लेना है। कैसे? देखिए, x बटा ये 5 चौके 20, माइनस का 20 हो गया, है ना, और माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 हो गया, बराबर माइनस का y, नीचे में क्या होगा? 8 चौके 32 माइनस का 32, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस माइनस प्लस 9 तिया 27, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बटा 8 दूना 16 और माइनस 15, 5 तिया 15। अब यहां से एकदम ध्यान से देखिए, x बटा माइनस 20 में से 18 जगह तो क्या बचेगा? माइनस का 2 बचेगा, और एक बार इसको और इसको बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको और इसको बराबर करेंगे, तब इसको और इसको बराबर करने के बाद पहला और अंतिम को बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, और दूसरे वाले और अंतिम वाले को बराबर करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो उधर में क्या है? देखिए तो उधर में है आपका 1 बटा 1 है, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 2।
उसी तरह से यहाँ पे देखे तो माइनस का y और 27 में से माइनस का 32 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा और बराबर में 1/1 माइनस माइनस देखिए कट गया तो बच्चा क्या y इज इक्वल टू क्या बच गया 5 है ना। तो अतः देख लीजिए यहाँ पे x बराबर गया और y बराबर क्या गया है ना, जो कि इसके आंसर बिल्कुल बराबर हो गया। तो ये वाला जो पार्ट था प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि था और ये वाला जो पार्ट था वो आपका ब्रज गुणन विधि था, है ना। एकदम इत्मीनान से देख लीजिए, आपके सामने दोनों ही सॉल्यूशन है, आपको जो अच्छा लगता है। अच्छा एक बच्चा और कह रहा था कि किस विधि से आपको अधिक उसको उपयुक्त मानते हैं, कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगता है, कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है। तो हमें तो तीनों ही अच्छा लगता है, अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना। आपको कौन सा अच्छा लगता है वहां पे लिखेंगे कि सर हमको, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि मैंने 3 विधि, यहाँ पे 4 विधि सीखे हैं आप लोग। कौन कौन सी विधि? ग्राफीय विधि है ना, फिर प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। लेकिन यहाँ पे आप कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, प्रतिस्थापन विधि आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ब्रजगुणन विधि आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो भी विधि अच्छा लग रहा है कमेंट जरूर बताइए कि सर हमको ब्रजगुणन विधि अच्छा लग रहा है या फिर हमको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लग रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है जिसको किस विधि से हल करना है ना। तो यदि हल उनका अस्तित्व है तो बीजगणितीय विधि से हल करिए। बीजगणितीय विधि कहने, अब यहाँ पे देखिए बीजगणितीय विधि कह रहा है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि प्रतिस्थापन करना है, विलोपन करना है या ब्रजगुणन करना है, केवल बीजगणित। तो बीजगणित में आपको तीनों ही आ जाएगा, जो आपको अच्छा लगे उस विधि से आपको हल कर लेना है। लेकिन आइए पहले समीकरण तैयार करते हैं, है ना। समीकरण तैयार करना बहुत जरूरी होता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिख रहा है। कहते हैं छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है। देखिए ये इस पे ध्यान देना, एक भाग क्या है? नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन किया, है ना। देखिए एक छात्रावास, छात्रावास में तो समझते हैं, छात्रावास में तो होता है हॉस्टल। तो हॉस्टल में चार्ज लगता है ना, तो चार्ज कैसा लग रहा है? तो सबसे पहला हॉस्टल में जो खर्च हो रहा है, मासिक जो खर्च हो रहा है उसका 2 भाग है। एक भाग आपका नियत है और एक भाग क्या है कि छात्र ने जितने दिन का भोजन किया, है ना। जितना दिन भोजन करेगा उसका अलग खर्च लगेगा और बाकी नियत जो है वो तो लगना ही लगना है। चाहे आप 1 दिन रहिए, चाहे महीना दिन रहिए, वो नियत है, वो आपको लगेगा। कहता है जब एक विद्यार्थी ए जो है 20 दिन भोजन करता है ना, 20 दिन जब भोजन किया तो उसको कितना रुपया देना पड़ा? 1000 रुपये उसको खर्च लगा। ध्यान से समझिएगा, 20 दिन जब भोजन किया तो उसको टोटल कितना खर्चा पड़ा? 1000। तो क्या 20 दिन भोजन किया तो क्या 1000 केवल भोजन का है? जी नहीं प्यारे बच्चों, इसमें नियत भी जुड़ा हुआ है ना। उसी तरह से एक और बच्चा बी जो है 26 दिन भोजन किया है, 26 दिन में उसको कितना रुपया लगा? 1180 रुपया का खर्च हो रहा है ना। तो उसमें भी नियत खर्च आपका ऐड है। तो यहाँ पे 2 प्रकार का है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य अलग से आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी मान लीजिए कोई 10 दिन रहेगा तो 10 दिन का अलग होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? एक मिनट, बहुत सा दिक्कत है। चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज मानना है, एक नियत व्यय और एक प्रतिदिन भोजन पे खर्च। तो यहाँ पे मान लेते हैं। तो मानने से पहले, क्वेश्चन को बनाने से पहले लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? माना कि छात्रावास का नियत व्यय बराबर 100 रुपया, है ना। और क्या है? प्रतिदिन भोजन का मूल्य
वाई रुपया, यानी कि एक दिन भोजन किया तो उसको वाई रुपया खर्च हो रहा है और बाकी नियत व्यय x रुपया है। ठीक है, ये हमने क्या किया, क्वेश्चन को मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 20 दिन भोजन किया है ना, तो 20 दिन का भोजन का क्या हो जाएगा, तो एक दिन का भोजन का वाई, तो 20 दिन का 20 वाई हो जाएगा। समझिएगा, एक दिन भोजन का खर्च वाई रुपया, तो 20 दिन का क्या हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा। लेकिन तो 20 वाई भोजन पे जो खर्च हुआ है उसका टोटल 1000 है, लेकिन इसमें नियत व्यय भी शामिल करना पड़ेगा, यानी कि x नियत और प्लस में 20 वाई को शामिल करेंगे तब जाके ये 1000 के बराबर होगा, है ना। यानी इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कि प्रश्न से लिखेंगे 20 दिन का भोजन, 20 दिन भोजन का कुल खर्च, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लिखेंगे प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। प्रश्न के पहले भाग से क्या लिखेंगे, 20 दिन का कुल खर्च, कुल छात्रावास का खर्च, छात्रावास खर्च। तो 20 दिन रहा, 20 दिन भोजन किया, x तो नियत हो गया और प्लस में एक दिन भोजन का वाई रुपया होता है, 20 दिन भोजन का 20 वाई, है ना। और यहां से आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा, जो कि x प्लस 20 वाई कुल खर्च आया है, और मेरा कुल खर्च कितना दिया हुआ, 1000 रुपया दिया हुआ है, जो कि ये पहला समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रश्न का दूसरा भाग देखिए, है ना। प्रश्न के दूसरे भाग में क्या है, अच्छा, ए एक व्यक्ति, एक बच्चा है, विद्यार्थी ए के द्वारा, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा विद्यार्थी ए के द्वारा, है ना, विद्यार्थी ए के द्वारा। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी बी द्वारा, कितना दिन का, 26 दिन का, 26 दिन का कुल खर्च, छात्रावास खर्च, कुल छात्रावास खर्च या कुल खर्च, x प्लस आपका क्या हो जाएगा, 26 का वाई हो जाएगा, जो कि आपका एक समीकरण तैयार हो जाएगा, x प्लस 26 वाई, और ये टोटल कितना लग रहा है आपका, 1180 रुपया, 1180 रुपया। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। अब इसको बीजगणितीय विधि से हल कर दीजिए, चाहे तो प्रतिस्थापन लगा दी, चाहे विलोपन लगा दी, चाहे ब्रजगुणन लगा दीजिए, है ना, जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो आइए हमको इसमें आज तो प्रतिस्थापन भी देखें, ब्रजगुणन भी देखें, आइए विलोपन भी देख ही लेते हैं। तो समीकरण दोनों को घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो दोनों समीकरण को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए थोड़ा, x प्लस 20 वाई बराबर क्या है, 1000 है, और यहाँ पे x प्लस 26 वाई बराबर 1100 क्या 80 है। दोनों समीकरण को घटाइए, घटाने में साइन बदल जाता है, x x देखिए कट गया, बचा क्या, 26 वाई में से 20 वाई जाएगा तो बचेगा माइनस का 6 वाई, और इधर 1180 में से 1000 घटेगा तो आएगा माइनस का 180, माइनस माइनस कैंसिल आया, है ना। तो y बराबर क्या आ गया, 180 बटा 6, 6 × 18 30, इसीलिए y बराबर क्या आ गया, y बराबर 30 आ गया, यानी कि एक दिन भोजन का 30 रुपया आ गया। अब y का मान 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चलिए एक ही में रख देते हैं, एक में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका है x प्लस 20 वाई बराबर क्या है, 1000, है ना, और y का मान आया 30, x प्लस 20 गुने 30 बराबर 1000, x प्लस 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर क्या हो गया, 400।
400, यहाँ पे 30 रुपया हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 400 रुपया, यानी कि एक्स क्या माने थे, नियत खर्च माने थे, नियत व्यय, है ना। तो यहां से लिखना पड़ेगा कि अतः नियत व्यय बराबर कितना 400 रुपया, है ना, ये 400 रुपया लिखा हुआ है। और प्रतिदिन भोजन पर व्यय, प्रतिदिन भोजन पर खर्च बराबर कितना रुपया 30 रुपया प्यारे बच्चों, है ना। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट है। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, है ना, उसके बाद आज के क्लास को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोग को। चलिए तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भिन्न से रिलेटेड, ठीक है। भिन्न से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जैसा कि भिन्न से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन तो लगभग देख ही चुके हैं। भिन्न में अंश और हर मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, अंश और हर। तो आइए सबसे पहले वही काम करेंगे, है ना। सबसे पहले लिखेंगे हल, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कहीं ना कहीं देख चुके हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या मान लिए y। तो यहां से अपना भिन्न क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भिन्न जो हो जाएगा अंश बटा हर, अंश बटा हर, यानी कि भिन्न जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x बटा y हो जाएगा। भिन्न यही तो हो जाएगा ना, x बटा y। अब देखिए यहां से प्रश्न का 2 पार्ट यहां से भी बनेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। तो देखिए, तो प्रश्न का पहला भाग क्या कह रहा है कि यदि एक भिन्न 1/3 हो जाता है, एक भिन्न क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है, कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है ना, अंश से 1 घटाया जाता है, बस इतना ही कह रहा है। प्रश्न का पहला भाग यही है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। लेकिन हर के बारे में कुछ नहीं कर रहा, हर उतना ही रहेगा, हर जो मेरा y है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न के पहले भाग से हम लिख सकते हैं कि अंश में कितना घटाने के लिए कह रहा है, 1 घटाने के लिए। अंश में 1 घटाने पर, अंश में 1 घटाने पर भिन्न क्या मेरा होगा, थोड़ा देखिए, हर के बारे में कुछ नहीं कर रहा, केवल अंश में 1 घटाना है। तो अंश में जब 1 घटा देंगे तो मेरा अंश मेरा x था ना, तो x - 1 हो जाएगा, और लेकिन y तो कुछ नहीं है, तो भिन्न मेरा x - 1 बटा y हो जाएगा, है ना, जो कि एक यही से एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। भिन्न जो है मेरा x - 1 बटा y, और यही भिन्न जो है वो किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है, यानी बराबर का क्या हो जाएगा 1/3। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 3 और बराबर y को इस तरफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x - y और बराबर 3। और ये समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया प्यारे बच्चों, जो कि प्रश्न का पहला भाग से एक इक्वेशन आपको मिल गया। उसके बाद पुनः हम लोग दूसरा इक्वेशन तैयार करेंगे, कैसे, तो लिखेंगे यहां पे प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। तो प्रश्न के दूसरा भाग में क्या करें कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, अबर में अंश में कुछ नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे हर में 8 जोड़ने पर, हर में 8 जोड़ने पर, हर में जब 8 जोड़ देंगे प्यार बच्चों तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x, अंश में कुछ नहीं कर रहा, अंश को इसी तरह से रखना है ना। मेरा भिन्न x बटा y था ना, केवल हर में 8 जोड़ना, तो हर आपका y प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तब मेरा भिन्न क्या हो जाता है 1/4 होता है। तो ये भी मेरा नया भिन्न और ये भी मेरा 1/4 भिन्न होता है। तो यहां से क्या लिखेंगे कि पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बटा y प्लस 8 बराबर 1 बटा क्या हो गया 4 हो गया।
पुनः यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 8। y को इस तरफ कर दीजिए, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2। अब इसको हल कर दीजिए, प्रतिस्थापन लगाना तो प्रतिस्थापन लगा दीजिए, विलोपन लगाना तो विलोपन लगा दीजिए, जो मेथड आपको ठीक लगता है आप इसको लगा के हल कर दीजिए, है ना। हमें तो विलोपन बढ़िया लगता है, बाकी आप देख लीजिए, है ना। तो चलिए, प्रतिस्थापन ब्रज गुणन जैसे आप कहेंगे उस तरह से हल हो सकता है ना। तो चाहिए विलोपन ही, इससे विलोपन से ही हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे विलोपन से हल करने के लिए समीकरण को जोड़ना या घटाना है, तो देखिए माइनस वाई और यहाँ पे भी माइनस वाई, तो दोनों को घटा देंगे तो वाई से वाई कट जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 1 कितना है आपका, 3x माइनस वाई और बराबर का 3 है, और यहाँ पे 4x माइनस वाई और बराबर का 8 है। समीकरण को घटाने पर साइन जो है बदल जाता है, वाई से वाई कट गया, 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया, 5। अब क्या लिखेंगे, x का मान किसी एक में रख दीजिए, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई और बराबर का क्या, 3 है ना। 3x माइनस वाई बराबर 3, और x बराबर कितना आया है, 5 आया है, तो 3 इंटू 5 और माइनस वाई बराबर 3, 3 बचे 15, 15 माइनस वाई बराबर 3, 15 को उस तरफ कर दीजिए, तो माइनस वाई बराबर 3 और माइनस का 15 है, तो माइनस वाई बराबर क्या है, माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, है ना। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर आपका क्या हो गया, 12 हो गया, सॉरी, y बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। तो इस तरह से मेरा भिन्न क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा है x बटा y, तो x कितना आया है, 5, और y कितना आया है, 12, है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बिल्कुल सॉल्यूशन, आप चाहो तो इसको ब्रज गुणन से भी हल कर सकते हैं, है ना। तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही तक रखते हैं प्यारे बच्चों, और बाकी का क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक आपको मन लगा के पढ़िए, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके सारे के सारे इस चैप्टर को हम लोग इन कर देंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, जबरदस्त रहिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।